नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका वन स्टॉप क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुर्क आक्रमण यानी मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको मोहम्मद गौरी से रिलेटेड सभी फैक्ट बताएंगे। एक स्टोरी के माध्यम से हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह उसने भारत पर आक्रमण किया और किस तरह तराइन का प्रथम युद्ध होता है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी हारता है और किस युद्ध में वो सफल होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, RO, UPPCS, SSC, रेलवे, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आइए शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। पहले हम समझेंगे गौरी वंश क्या है। गजनी और हेरात नामक स्थान के बीच में एक गौर पहाड़ी पड़ती थी और वहीं का एक व्यक्ति था अलाउद्दीन हुसैन, जो गौर क्षेत्र का था। 1155 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन हुसैन और गजनी पर आग लगा दी। पूरे गजनी में उसने आग लगा दी, इसलिए इसे जहासोज कहा जाता है। जहासोज का अर्थ होता है विश्व में आग लगाने वाला, अलाउद्दीन हुसैन। अब हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। 1163 ईस्वी में गौर रियासत की स्थापना करता है। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का भाई था मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, यानी मोहम्मद गौरी। नाम काफ़ी बड़ा है। मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। तो आपने ऊपर देखा अलाउद्दीन हुसैन को, जो गौर क्षेत्र का था। उसने 1155 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण किया और आग लगा दी, इसीलिए इसे क्या कहा गया? जहांसोज, विश्व में आग लगाने वाला। फिर उसके बाद 1163 में गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गौर रियासत की स्थापना की। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का भाई था मोहम्मद गौरी। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने से पहले अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था साम्राज्य की स्थापना करना। इसके पहले जो गजनवी आया था, उसका मकसद सिर्फ भारत में धन लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। लेकिन मोहम्मद गौरी, क्योंकि गजनी यहाँ से खूब सारा धन लूट के ले गया, तो भारत पे सभी की निगाह आ गई। तो मोहम्मद गौरी भी सोचा होगा कि चलते हैं भारत को लूटेंगे और वहाँ साम्राज्य की स्थापना भी करेंगे। पहला मुस्लिम आक्रांता जिसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था। इसके पहले जितने भी आक्रमणकारी आए, उनका उद्देश्य था सिर्फ भारत से धन लूटना। लेकिन मोहम्मद गौरी पहला ऐसा आक्रमणकारी था जिसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण हम पढ़ लेते हैं। जो पहला आक्रमण उसने करा 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, इसमें गौरी की विजय हुई। फिर दूसरा 1176 ईस्वी में सिंध पे किया, इसमें भी गौरी की विजय हुई। भाई 2 युद्ध जीत लिया, मनोबल उसका बढ़ जाता है। फिर आगे आता है 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि गुजरात में पड़ता है। अब जब यहाँ आक्रमण का नंबर आता है तो यहाँ का जो शासक था भीमदेव द्वितीय, जिसे मूल राज द्वितीय के भी नाम से जाना जाता है, और इनकी माता थी नायिका देवी। क्योंकि भीमदेव द्वितीय जो थे वो छोटे थे, तो इनकी संरक्षिका के रूप में इनकी माता नायिका देवी थी। अब नायिका देवी, भीमदेव द्वितीय और नायिका देवी जब युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तो इसमें माउंट आबू राजस्थान में जो पड़ता है उसके समीप युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी इसमें हार जाता है। भारत में गौरी की प्रथम हार थी। इसके पहले उसने 2 जीता था, एक मुल्तान एक सिंध। लेकिन जब पाटन का नंबर आया तो नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और इतनी बुरी तरीके से हारा कि वो यहाँ से भाग गया। और उसके बाद फिर वो आता है 1179 ईस्वी में और पेशावर पर आक्रमण करता है, फिर सफल होता है। फिर 1181 ईस्वी में
लाहौर पे आक्रमण करता है, सफल होता है। 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण करता है, जिसका पूर्व नाम था तबर हिंद, और इसमें भी सफल होता है। ये 1178 ईस्वी में सिर्फ इसकी एक हार होती है, बाकी और में ये विजयी होता है। अब जब भटिंडा पर आक्रमण करता है तो आगे भी आक्रमण कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि राजस्थान, जहाँ अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से उसकी हिम्मत नहीं हुई लड़ने की, और गुजरात में तो वो पहले ही नायिका देवी से हार चुका था, तो इस क्षेत्र में आने की उसने हिम्मत नहीं की। थोड़ा हम भारत की स्थिति देख लेते हैं उस समय कैसी थी, क्या कारण बनता है तराइन के प्रथम युद्ध का, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान से इसका युद्ध होता है। कुछ न कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि वो नायिका देवी से तो हार चुका था। तो हम ये भारत का मानचित्र आप देख लीजिए, और ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं ये है पंजाब वाला रीजन, यहाँ भटिंडा। कन्नौज वाला रीजन उत्तर प्रदेश में, यहाँ का शासक था जयचंद और पुत्री थी संयोगिता। अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और यहीं पे है माउंट आबू, यहाँ एक लड़की थी इच्छणी, और आगे अभी हम देखेंगे नीचे गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय। अब कहानी इस तरह है कि जब मोहम्मद गौरी भटिंडा पर आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चलती है कि भटिंडा पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र था वो दिल्ली तक आता था। अब कन्नौज का जो शासक था जयचंद, इसकी पुत्री जो है, और यहाँ जो एक लड़की है माउंट आबू के पास इच्छणी नाम की, और गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय को इच्छड़ी पसंद थी, लेकिन इच्छड़ी को भीमदेव द्वितीय नहीं पसंद थे। इच्छड़ी का विवाह हो जाता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो गुजरात का जो शासक था भीमदेव द्वितीय वो पृथ्वीराज से नाराज हो जाता है। और कन्नौज का जो शासक था उसकी कहानी है कि संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी, लेकिन ये बात जयचंद्र को पसंद नहीं थी, तो जयचंद ने संयोगिता का विवाह रखा, और उस स्वयंवर में बहुत से राजकुमार आए, और जयचंद पृथ्वीराज चौहान से इतना जलता था कि उसने जयचंद की एक मूर्ति बनाकर दरबारी के रूप में बाहर दरवाजे पे खड़ा कर दिया कि जो आए उसके स्वागत के लिए मूर्ति बनाकर। तो जब संयोगिता को ये बात पता चली तो उसने फूलों का जो माला था उसको पृथ्वीराज चौहान के गले में पहना दिया उसकी मूर्ति पे, और पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगिता को लेके चले जाते हैं, जिसके वजह से कन्नौज का शासक जयचंद नाराज हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय ऑलरेडी इनसे नाराज था। अब जयचंद ने मोहम्मद गौरी को अजमेर पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा कि पृथ्वीराज चौहान से आक्रमण करने के लिए, लेकिन मोहम्मद गौरी तो जान रहा था कि हम पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं सकते, क्योंकि वो पहले ही गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से हार चुका था, कहीं ये दोनों मित्र बन के हमें हरा ना दें। तो जयचंद ने उसे उसका मनोबल बढ़ाया, उसे कहा कि आप आक्रमण करिए, हम आपके साथ हैं। अब यही कारण होता है तराइन का प्रथम युद्ध का, क्योंकि जयचंद आक्रमण करने का निमंत्रण दे देता है मोहम्मद गौरी को और साहस बढ़ा देता है कि हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात, मोहम्मद गौरी को ये पता हो जाती है कि गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय पृथ्वीराज चौहान से नाराज है, वो तो इसकी सहायता करेगा नहीं। अब तराइन का प्रथम युद्ध शुरू होता है 1191 ईस्वी में हरियाणा के करनाल में, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। और पृथ्वीराज चौहान के साथ थे गोविंद राज तोमर, जो कि दिल्ली के गवर्नर थे, और इनके साथ थे चामुंड राय। मोहम्मद गौरी अपने घोड़े से बैठ के एक भाला फेंकता है, जो कि गोविंद राज तोमर के दांत पे जाके लग जाता है, और तो गोविंद राज तोमर को बहुत क्रोध आता है, भाई दांत में लग गया है तो क्रोध आप जानते हैं कितना तेज आएगा। और गोविंद राज तोमर अपने भाले से जब मोहम्मद गौरी पर आक्रमण करते हैं तो मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है और घोड़े से गिर जाता है,
और तभी उसका कोई सैनिक उसे अपने घोड़े पे बैठाकर यहाँ से भगा ले जाता है। पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति का नाम था अस्कंद था और घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। ध्यान से इसको देखते जाइएगा, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। अब आगे हम पढ़ेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। अब जब पृथ्वीराज चौहान उसको जाने देते हैं, यही बहुत बड़ी गलती होती है। उसी समय अगर मोहम्मद गौरी को मार दिए होते तो शायद भारत पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना ना होती। पृथ्वीराज चौहान उसको जाने देते हैं और फिर उसका मनोबल बढ़ता है, फिर वो अपनी सेना इकट्ठा करता है और फिर एक बार तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ने के लिए वो निकल देता है। अब क्या होता है कि गजनी का जो शासक मोहम्मद गौरी है, उसकी सेना एक तरफ, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना एक तरफ खड़ी होती है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में मौजूद था। अब दोनों सेना सजी हुई रहती हैं। इस युद्ध से पूर्व गौरी ने अपना एक दूत किवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज के दरबार में भेजा। बहुत चालाकी करता है ये जानता था कि हम पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं पाएंगे, तो ये चालाकी करता है कि अपना एक दूत किवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज के दरबार में भेजता है संधि के लिए, कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम संधि करना चाहते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चलती है कि वो संधि करना चाहता है, तो पृथ्वीराज चौहान और उनके जितने सैनिक थे वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो युद्ध होगा नहीं। और इन लोग रात भर उसी के जश्न में कि अब तो युद्ध होगा नहीं, उसी के जश्न में अपना खुश रहते हैं, खाना पीना खाते हैं। और दूसरी तरफ जो मोहम्मद गौरी का खेमा था, वहाँ सभी जो मसाले थे उसको बंद कर दिए, बुझा दी जाती हैं, ताकि पृथ्वीराज चौहान की सेना को ये लगे कि उन लोग खा पी के सो रहे हैं। और अचानक मध्य रात्रि के समय में पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो अपने खाने पीने के बाद जब विश्राम करने लगती है, तो मोहम्मद गौरी की सेना इस पे आक्रमण बोल देती है और पृथ्वीराज की सेना हार जाती है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना के गजनी ले जाया जाता है। इसी युद्ध के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। तराइन के द्वितीय युद्ध में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। इनका केंद्र था अजमेर। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे ये। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। इस युद्ध में चौहान की हार हुई, इन्हें कैद कर लिया गया और इस प्रकार भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना होती है। अच्छा, तराइन का प्रथम युद्ध आपने देख लिया, तराइन का द्वितीय युद्ध देख लिया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है। किस तरह जीतता है आपको पता ही चल गया, धोखे से। नहीं तो पृथ्वीराज चौहान के आगे मोहम्मद गौरी टिक पाता। अब इसके बाद चंदावर का युद्ध, आपको याद होगा जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था गौरी को। अब जब गौरी सोचता है कि अब हमें यहीं पे साम्राज्य की स्थापना करनी है, तो क्यों ना पहले हम जयचंद को ही ख़त्म कर दें। जयचंद को ये बात पता नहीं थी, उसे लगा कि गजनी की तरह ये भी आएगा, अपना लूटेगा, चला जाएगा। लेकिन मोहम्मद गौरी का तो अलग ही सपना था। अब गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध होता है, जिसमें गौरी विजय रहता है और जयचंद को मार डालता है गौरी। बाहरी हमारे यहाँ तभी सफल हुए हैं जब अपने ही लोग उसमें मिले हैं। जब अपने लोग मिल जाते हैं तभी कोई हमारे ऊपर जीत हासिल कर पाता है। गौरी को चौहान पर आक्रमण करने का निमंत्रण जयचंद ने दिया था, आपको पहले ही बता चुका हूँ। चंदावर के युद्ध के बाद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक नियुक्त किया और मध्य एशिया अभियान पे चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके वो मध्य एशिया अभियान पे चला जाता है। गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी भाषा में खुदा हुआ है। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को
तहस नहस कर डाला था। इसे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर प्रश्न आ जाएगा कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बख्तियार खिलजी। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि मोहम्मद गौरी के बारे में, मृत्यु के बारे में कई इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। पहला तो चौहान के दरबारी कवि व मित्र, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, चंद्रबरदाई ने, उनके बुक का मानना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर चला गया था। सॉरी, यहाँ गौर लिखा है, गौरी कर लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर चला गया, और जब गजनी लेके जाता है, जब दरबार में मोहम्मद गौरी बैठे रहते हैं और पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान अपने मूँछों को ताव देकर आँखों से आँख मिलाते हुए खड़े होते हैं, और ये बात गौरी को पसंद नहीं आती, और पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दी जाती हैं, उन्हें अंधा कर दिया जाता है। अच्छा, जब अंधा कर दिया जाता है तो उसके कुछ समय बाद चंद्रबरदाई जो थे वो गजनी जाते हैं और दरबार में मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि जो मेरा मित्र है वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। तो मोहम्मद गौरी को हंसी आती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहते हैं कि नहीं, आप देखना चाहें तो देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप हमारे साथ जो करना चाहेंगे वो करिएगा। अब जो चंद्रबरदाई थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि यही एक मौका है, आप मोहम्मद गौरी को मार सकते हैं। ऐसा मित्र देखिए कि दूसरा मित्र मौत के मुंह में है और एक मित्र उसको बचाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए वहाँ जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान को दिया जाता है कि हाँ, आप शब्दवेदी बाण चला के दिखाइए, तो चंद्रबरदाई ने उन्हें पंक्तियाँ कही थी कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ये पंक्ति को सुनते हैं और उन्हें इशारा मिल जाता है कि कितने गज, कितने अंगुल की दूरी पे कहाँ बैठा है मोहम्मद गौरी, और उसी के हिसाब से वो तीर चलाते हैं और मोहम्मद गौरी के सीने में लगता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ये पृथ्वीराज रासो बुक में ये बातें हैं। दूसरा मत है, दूसरे इतिहासकार बताते हैं कि गोखर जाट का विद्रोह 15 मार्च 1206 ईस्वी में भारत में गोखर जाटों के विद्रोह का दमन करने के हेतु भारत लौटा। जब ये मध्य एशिया के अभिमान पे चला गया था, तो उसके बाद जब गोखरों का विद्रोह का दमन करने के लिए भारत वापस आता है, तो दैमक नामक स्थान पर गोखरों ने गौरी को मार डाला। यहाँ गारी हो गया, या गौरी कर लीजिएगा, लिखने में गलती हो जाती है। गौरी को मार डाला। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अजमेर में स्वाभाविक मृत्यु इसकी हुई। तो 3 मत हो गया, अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। कुछ तो बताते हैं कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान ने इसको मारा, कुछ बताते हैं गोखरों ने इसको मार डाला, और कुछ बताते हैं कि अजमेर में स्वाभाविक मृत्यु हुई। भारत में भूमि के अंदर प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय सुल्तान महमूद गजनवी को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत में राज स्थापित करने का श्रेय संसवनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम पूरा पढ़ लिए हैं, क्या क्या कहानी बनती है, कैसे कैसे वो युद्ध लड़ता है। इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं बनेगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। कौन कौन से युद्ध होते हैं क्रम में लगाने के लिए आ जाता है, किससे ये युद्ध हारा हुआ था, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो एक कहानी के माध्यम से आपको बता दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में वीडियो बनाएंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी
अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा इसे। धन्यवाद।